तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम का सीधा तो मेरा नाम जमाल देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज हैं जिसके हवाले से सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम इशू तो इस वक्त मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है, एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज गवर्नमेंट जो है वो खुशी के शादियाने बजा रही है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और मईशत बड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन आवाम की कमर दोहरी से तहरी होकर टूटने के करीब आ गई है। जो इस वक्त महंगाई की हालत है, 12% के करीब एक बार फिर से पाकिस्तान में महंगाई पहुंच गई है। डॉलर की प्राइस मुसलसल अनस्टेबल है, 180 के करीब टच कर रही होती है ओपन मार्केट में। पेट्रोल की प्राइसेस बावजूद इसके कि आलमी मंडी में कम हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कमी के असरात नहीं आए। आलमी मंडी में पेट्रोल की प्राइस बढ़े, ऑयल की प्राइस बढ़े तो फौरन से पाकिस्तान में हुकूमत उसको जवाब बना के प्राइसेस यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ा देती है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वहां कम हुई है तो पाकिस्तान में रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। बिजली की प्राइसेस 5 रुपए के करीब बढ़ाने जा रही है गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर। गैस की प्राइसेस 100% से ज़्यादा इजाफा उसमें तजवीज़ कर दिया गया है। जो रोज़मर्रा खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो हमने आपको बताया कि 12% के करीब जाके महंगाई पहुंच गई है। ये तो वो चीज़ें हैं जिनका आवाम से बराह रास्त ताल्लुक है। जो मैक्रो इकॉनमी है, जैसे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा बजट डेफिसिट हमें वहाँ देखने में आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ी हैं 2.9 या 3% तक एक्सपोर्ट्स अगर चली गई हैं तो उसके मुकाबले में कोई 7 अरब से भी ज़्यादा की इंपोर्ट्स पाकिस्तान में हुई हैं। सो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। करंट अकाउंट खसारा एक बार फिर से पाकिस्तान में जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। बिजली गैस की प्राइसेस जब बढ़ा देती है गवर्नमेंट तो फिर जो उससे कारखाने चलते हैं, जो सनतें चलती हैं, वो भी ठप होकर रह जाती हैं। इस्लामाबाद में आज असातिज़ा और कुछ सरकारी मुलाजमीन जो है वो एहतजाज पे बैठे हुए हैं। कोई दिन नहीं गुजरता कि पाकिस्तान में कोई ना कोई तबका एहतजाज पे हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, मामलात के ख़िलाफ़ निकला ना हो, हालात की संगीनी के खिलाफ। क्या यही वजह है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ खराबी पैदा हो रही है, कुछ ना कुछ मुश्किल उनके लिए पैदा हो रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इजलास पे इजलास बुलाना शुरू हो गए हैं। आज भी कोर कमेटी का इजलास था, इससे पहले इत्तेहादियों का इजलास था और डिस्कस वहाँ पे यही किया जाना है कि इन मुश्किल हालात से कैसे निपटा जाए और जो आखिरी 2 साल रह गए हैं वहाँ से गवर्नमेंट की कश्ती को स्मूथ सेलिंग करके कैसे निकाला जाए। लेकिन क्या वाकई स्मूथ सेलिंग होगी, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत ख़राब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पंजाब के हालात भी उतने अच्छे नहीं हैं। पंजाब में तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया, कानून भी बना दिया कि EVM के ज़रिए करवाएंगे लोकल बॉडीज़ का, इतना आसान है। और आइंदा इलेक्शन के लिए EVM को इस्तेमाल करना क्या इतना आसान होगा जितना हुकूमत जो है वो दावे और बयानात कर रही है। और दूसरी तरफ अपोजिशन का किरदार क्या है। 3 हफ्ते से जायद हो गए हैं इस कानून साजी को। 3 हफ्ते से अपोजिशन मुसलसल सियासी बयानात पे डटी हुई है कि जी हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे। तो फिर अदालत में जा क्यों नहीं रही अपोजिशन? क्या मसलहत है या क्या खौफ है? और जो अभी 6 दिसंबर को PDM का एक इजलास होना है, क्या वहाँ पर अपोजिशन से तवक्को की जा सकती है कि वो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कोई ना कोई ठोस लाएअमल इस दफ़ा कम अज़ कम देने में तैयार हो जाएगी? तो ये वो सारे सवालात हैं अवाम से रिलेटेड जिनका जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास आज सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि वो आइंदा की सिचुएशन का एनालिसिस क्या करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जी अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बोल TV पे अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं तब्दीली के उन्वान से। जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे हम उनकी राय लेंगे। और आबिद क़य्यूम लहरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर हैं मुआशी उमूर के, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई हालात इतने अच्छे हैं जितने गवर्नमेंट की तरफ से डिपिक्ट किए जा रहे हैं। अवैस तौहीद साहब, ये एक तो मिनी बजट का मामला अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन हुकूमत इस किस्म के इकदाम करके, जबकि उनको अंदाज़ा भी है कि अवाम की कमर बिल्कुल टूट गई है, अवाम किसी तरह भी महंगाई का, टैक्सेस का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये हुकूमत क्यों खुदकुश हमले पे तुली हुई है? अवैस तौहीद साहब, व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू रीड?
देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े गिरदाव में फंसी हुई है इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत, और जितने वादे वईद किए थे वो तो मुकम्मल नहीं हो सके। ना 200 अरब डॉलर आए, ना करप्शन का मामला हुआ, ना एहतसाब का मामला हुआ। ये जो माशी बोझ है, जाहिर बात है कि माजी का बोझ भी इनके कंधों पर है, लेकिन जब इनको इलेक्ट किया, जब इनको तवक्कुआत लगाई इमरान खान साहब की हुकूमत से, तो ये तो तय नहीं था अवाम के साथ, इनके सपोर्टर्स के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ कि जी इंटरनेशनल प्राइजेस अगर होंगी तो यहाँ पे दाल मसूर बढ़ जाएगी, यहाँ पे चिकन का जो गोश्त है वो डबल हो जाएगा, 600 रुपए किलो हो जाएगा, या अंडे जो है वो 200 रुपए दर्जन हो जाएंगे, या केला जो है वो इतने दर्जन हो जाएगा, तो और पेट्रोल की प्राइस इतनी हो जाएगी, और जो बिजली के नर्ख है वो इतने हो जाएंगे। तो ये अगर अपोजिशन के अगर माजी के गुनाह या माजी के माशी गुनाह जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत से चले आ रहे हैं, जाहिर बात है कि एक बोझ तो है पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन क्या उन वजूहात की बुनियाद पे खान साहब को वोट दिया गया था, इख्तिदार में लाया गया था? मैं और आप टेक्निकल पॉइंट्स पे क्यों जाए हम? अब चौथा इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है। ये इसका मतलब ये है कि जब आप कंसिस्टेंसी का कहीं मसला है, कहीं सिमत के तयन का मसला है, इसी वजह से तो ये प्रॉब्लम है। ये शौकत तरीन साहब भी माजी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, इससे पहले हफीज शेख साहब आए, अब बिल्कुल गायब है। जिम्मेदारी किस पे लगाए? मैं और आप, ये जन साहब या अमीर अब्बास, या हम अगर कोई भी बात करना चाहें तो किससे पूछें? कि भाई ये फिर आ जाते हैं कि शाम को 7 बजे से लेके 12 बजे तक कि करंट अफेयर्स अकाउंट ये है, यूं हुआ, ये हुआ, हमने ये कर दिया। जो हमें पता है, जो हफीज पाशा साहब कह रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, जो मैं और आप मार्केट में जाके कीमत का जो बोझ है जो हमारे चेहरे पे थप्पड़ की तरह पड़ता है, हम और आप तो फिर भी प्रिविलेज है कि हम यहाँ एसी में बैठ के बात करते हैं, सेंट्रल हीटिंग में बैठ के बात करते हैं। ईमान की बात तो ये है कि अल्लाह ने बहुत कुछ हमें सहूलियत दी है, लेकिन जो आम आवाम है, गरीब आवाम है, उसका कौन, उसकी सुनवाई कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो IMF की जो सख्त शराइत है उसमें कोई हाशिया नहीं खिंचा है कि भाई अवाम की सहूलत के लिए क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगले 1.5 साल भी ये करप्शन के एहतसाब पे अपना बयानिया बिल्ड करेंगे या फिर आम अवाम को रिलीफ देंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अवैस तौहीद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी सवाल को लेकर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी। अमीर अब्बास साहब, आखिर क्या वजह है कि 3-3.5 साल में भी तब्दीली नहीं आ रही और अगले 1.5-2 साल जो रह गए हैं, जिस तरह अवैस तौहीद साहब कह रहे हैं कि अगले 1.5-2 साल भी क्या इस हुकूमत ने एहतसाब के बयानिए पे फलां चोर है, फलां डाकू है, फलां मुजरिम है, या कम से कम आपका जो आखिरी अशरा होता है या आखिरी अरसा होता है उसमें आप गवर्नेंस दिखाते हैं आवाम को कि जी ये किया है हमने पिछले 5 सालों के दौरान? वैसे साहब तो बड़े दानिश्वर आदमी है, मैं तो बड़ा आमियाना गुफ्तगू करूंगा। देखिए, हुकूमत की खाल मोटी हो गई है, हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा कि इस वक्त क्या है। इमरान खान साहब को लगता है कोई किसी डिवाइन अश्योरेंस की तवक्को है कि वो कुछ भी करें, उनकी गवर्नेंस सब अड़ाप शड़ाप बर्बाद हो जाए, मुल्क चले ना चले, तब्दीली पे यू टर्न हो, मंशूर का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए ना, यही तो इस वक्त सवाल है। ये कोई डिवाइन एश्योरेंस जो आपने बात की, ये कोई यही सवाल है कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है। देखिए, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को आज से 1 हफ्ता पहले किसी तकरीब में मुखातिब करके कहा कि उस्मान बुज़दार, आपने परेशान नहीं होना, हमें 5 साल का मैंडेट मिला है। सॉरी, ये 5 साल का मैंडेट एक ऑब्सोलीट डेमोक्रेटिक नॉर्म है। जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक नॉर्म है उसमें मिनट टू मिनट अकाउंटेबिलिटी होती है। ये 5 साल वाला ये लोगों को नॉनसेंस और स्टूपिड मत बनाए। ये जो लम्हा गुजरा है, बिल्कुल दुरुस्त, ये जब मैं बात करूं जो लम्हा गुजरा है, मैं इस लम्हे का भी हिसाब मांग सकता हूं अपने हुक्मरानों से या अपनी हुकूमत से। बिल्कुल ये क्या बात हुई कि 5 साल आप सब कुछ बेड़ा गर्क कर दें और कहें कि 5 साल आपसे सवाल ना हो। इस वक्त आप जो पल्स रिपोर्ट होती है ना, वैसे पल्स रिपोर्ट फौज के अंदर भी जाती है ऊपर तक, पल्स रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास IB है और इदारे होते हैं, तो वज़ीर आज़म के पास भी पल्स रिपोर्ट जाती है। जो पब्लिक पल्स रिपोर्ट है वो इंतहाई नेगेटिव है, बल्कि अब तो नब्ज वैसे ही बैठ गई है ना, वो पल्स तो चल ही नहीं रही है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल बॉडीज है वो डिले करवाने की बार-बार कोशिश की जा रही है, कोशिश हो रही है। बिल्कुल
अच्छा, पंजाब में भी आप देख लेना, जी। यानी ये वो इमरान खान है जिन्होंने 24 साल सुबह शाम कौम को यखनी की तरह ये सबक पढ़ाया कि जी लोकल गवर्नमेंट के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती है। ये जैसे आए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर शब खून मारा। आज अगर कोई उठे और इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बाहर निकाल दे, यही किया इन्होंने लोकल गवर्नमेंट पंजाब में, जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में इलेक्ट हुए थे। आप उनसे लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, इन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। आज इमरान खान साहब को अगर कोई सस्पेंड कर दे, आप कैसे सस्पेंड कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट को? और जवाब क्या दिया कि जब नया कानून ला रहे हैं। भाई जब नया कानून आ जाएगा आपका, जब वो बेल चढ़ सेरा बांध लेगा वो, तो आप उसको ले आइएगा, तब तक आप इनको काम करने दें, चलने दें इनको। That's true. That's और true. अभी तक आप देख लें कि अगले साल मार्च या अप्रैल की बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने की। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इमरान खान साहब के अंदर एक छोटा सा एक डिक्टेटर था जो जिसको डोमिनेट कर दिया था इमरान खान साहब के हिप्नोसिस ने। वो हिप्नोसिस जैसे टूट रहा है ना, उसका स्पेल, अब वो डिक्टेटर दरअसल हमें नजर आ रहा है। मैं इस सवाल का, इस पॉइंट का जवाब जनाब जो शुएब साहब से लेना चाहूंगी। आबिद कयूम साहब, आप बहुत तसल्ली से, तहम्मुल से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी राय मुझे आखिर में इसलिए लेनी है ताकि आप माहिराना अंदाज से हमें बता सकें कि मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, IMF के डील का फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। बट जनाब जो शुएब साहब, ये जो अमीर अब्बास साहब ने बात की है कि इमरान खान साहब के अंदर भी बज़ाहिर लगता है कि एक छोटा सा डिक्टेटर था जो कि अब बिल्कुल उन पर हावी हो चुका है, आप इस बात से एग्री करते हैं अमजद शुएब साहब? जी, मैं पहले तो अमीर अब्बास की बात को कंटिन्यू करूंगा कि अवैस तौहीद साहब ने आलिमाना बात की और अमीर अब्बास ने की बड़ी साइंसदानों वाली बातें, और मेरे पास में बिल्कुल आम बातें और वो मैं साइंसदान की नहीं और आलम भी नहीं। बात यह है जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि दो चीजें करने की थी जो कि जिसके अंदर रह के तो आपने अपनी इकोनॉमी को चलाना था। एक ये कि आपने अपना कर्ज कैसे उतारना है उसके लिए स्ट्रेटजी दुरुस्त, और दूसरा ये कि आपके अखराजात आपके कमाई से ज्यादा हैं, इस गैप को आपने कैसे कम करना है जी। तो इसके लिए आपके पास एक आप कह लीजिए कि माशी पॉलिसी होनी जरूरत थी, जिससे आपको कोई डायरेक्शन मिल जाती, आप तो कुछ पैरामीटर्स तय हो जाते और उसके अंदर रह के आप काम करते। फिर शायद आप फैसला करते कि आपको IMF के पास नहीं जाना चाहिए। अब तो आप झगड़े जा चुके हैं, अब तो आपको उन्होंने बिल्कुल जैसे जंजीरें डाल देते हैं पाँव में, वो आपको डाल दी हुई और आप हिलने के काबिल नहीं रहे। और जनरल साहब, हालत तो ये है कि PTI के अपने लोग IMF की जो ये रीसेंट निगोशिएशंस है उसके मुखालिफ हो गए हैं। गवर्नर पंजाब तो बोल गए, उन्होंने कहा IMF ने कर्ज के बदले हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ नुकसान हुआ है वो आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने जो गिरवी रख लिया है, वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि हमारे जैसे मुल्कों में आप बिल्कुल उनको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी कुछ सियासी रिक्वायरमेंट भी होती हैं, अवाम के ऊपर कोई आपके अवाम के हकूक भी आपके ऊपर कुछ, उनको भी आपने एड्रेस करना होता है। तो यहाँ पे अगर स्टेट बैंक बिल्कुल आज़ाद हो जाए और वो आज़ादाना माशी पॉलिसी जो IMF चाहता है वो चलानी शुरू कर दे, तो अवाम तो मजीद अदाब में आ जाएंगे। तो मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक यहाँ पे फुकदान है कर्ज उतारने की स्ट्रेटजी का, लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनके लिए प्लान नहीं है, सर्कुलर डेट है उसको उतारने की प्लान नहीं है, और आमदन और खर्च का गैप कम करने की प्लान नहीं है। जब तक आपके पास माशी प्लान्स ना हो, आप अपने आप को पाबंद नहीं करेंगे उन चीजों के बारे में जहां आपको पाबंदी चाहिए। और आखिर में आपने स्टेट बैंक को जो खुली छुट्टी देने का किया है, मेरा ख्याल है ये आपके लिए बहुत बड़ी तबाही का पेश करना हो। चलें, अब हम जाते हैं आबिद कयूम सुलैरी साहब की तरफ। सर, आप बताइए हमें, स्टॉक मार्केट आज भी 2000 पॉइंट से नीचे फॉल कर गई है। स्टॉक मार्केट का गिरना रोजाना का मामूल बन गया है। डॉलर का रोजाना चढ़ना 180 तक, ओपन मार्केट ब्लैक मार्केट में पहुंच जाना बड़े खतरे की बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का जो एक गैप है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट बढ़ रहा है, करंट अकाउंट खसारा आपका मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। IMF की डील, हुकूमत के अपने लोग सियासी बोझ उस डील का उठाने के लिए तैयार नहीं है। आबिद कयूम साहब, ये किस तरह सर्वाइव करेंगे इस इकोनॉमिक कंडीशन में? मेरा ख्याल है कि हुकूमती सर्वाइवल जो है वो तो खतरे में मैं नहीं देख रहा, ना मैं कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो देख रहा हूँ। इन्फ्लेशन यकीनन है, वो इन्फ्लेशन तंग कर रही है, और जितना वो आवाम को तंग कर रही है शायद उससे ज्यादा उस सियासी जमात को तंग कर रही है जिसने 18 महीने के बाद इलेक्शन पे जाना है और जिसको जाके अपने वोटर्स को जवाब देना है। तो अगर हम ये कहें कि
हुकूमत जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हुकूमत पे यकीनन फर्क पड़ रहा है। अवाम पे अगर कहे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी बिल्कुल गलत है। अवाम जो है वो पिस रहे हैं, और बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अवाम पे ये बोझ है। फर्क सिर्फ ये है कि बाकी दुनिया में शायद शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थोड़ी सी बेहतर हो कई मुल्कों में, हमारे यहाँ वो शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो लूज होती जा रही है। अब इसमें पहले तो बहुत से फैक्टर्स हम कह सकते थे, हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कहना कि जी पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया। अब जो चीज़ हुकूमत अपने नहीं कह पा रही वो ये है कि जो आपकी मौजूदा सूरत हाल और स्पेशली पिछले 4-5 माह से, वो प्योरली हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का नतीजा है। शौकत तरीन साहब जब आए थे उस वक्त अभी अमेरिका का विड्रॉल अफगानिस्तान से नहीं हुआ था, और वो बड़े पुरुम्मीद थे कि वो IMF के साथ दो हाथ कर लेंगे। IMF के साथ वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी की बेसिस पे कुछ बातें अपनी मनवा लेंगे। तो मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ, पिछला जो प्रोग्राम था IMF का, डार साहब का, वो वाहद प्रोग्राम है 22 प्रोग्राम्स में से जो कि कंप्लीट हुआ, और उसमें भी 16 वेवर लेना पड़े थे। वेवर का मतलब होता है कि IMF ने कुछ शर्त आयद की, आपने वो पूरी नहीं की तो IMF ने आपको वेवर दे दिया। तो 16 शराइत ऐसी थी जो कि हमने पूरी नहीं की थी। इस दफा अमेरिकन विड्रॉल के बाद चूंकि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, अगर आप सितंबर के अमेरिका के जरीदे जो हैं, ब्लूमबर्ग, इकोनॉमिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई भी उठा के देख लें, तो हर एक में बार बार ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान ने चूंकि डबल क्रॉस किया है लिहाजा फाटक में पाकिस्तान को खींचा जाए, और IMF को इस तरह से, अगर आप ब्लूमबर्ग का एडिटोरियल पढ़े 7 सितंबर का, तो उन्होंने बड़ा लेकिन आबिद कयूम साहब ये वाली डिबेट पे बहुत, आबिद कयूम साहब ये वाली डिबेट पे बहुत एक्सपैंड कर जाएगी। IMF के पास जाने का मशवरा तो हमें अमेरिका ने नहीं दिया ना, ये IMF के जाने का मशवरा तो अफगानिस्तान के फॉल के बाद नहीं आया। IMF में कोई भी हुकूमत अपनी मर्जी से नहीं जाती है। अगर आप हुकूमतों के कर्जों का साइकिल देखे, मौजूदा हुकूमत जो G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर्जे ले रही है, ये 10 से 15 साल के बाद मैच्योर होंगे। आपके जो CPEC के कर्जे 2014 में लिए गए थे वो 20 साल के लिए लिए गए थे। वो अगर 2014 में लिए गए थे तो 2034 में जिस पार्टी की हुकूमत होगी वो उस वक्त दे रही होगी। तो IMF का अलमिया ही हमारे पास ये है कि जो भी हुकूमत आती है उसको पिछलों को कोसते हुए IMF में दाखिल होना होता है। यानी कि आबिद कयूम साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो डेटा आ रहा है, जो फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 3 साल में इतना कर्ज ले लिया गया, तकरीबन 149 ट्रिलियन पर पहुंचा दिया गया कि जितना पाकिस्तान की 70 तारीख में नहीं, तो इसकी जिम्मेदार भी पिछली हुकूमतें? इसकी जिम्मेदार आज से 10 साल पहले वाली हुकूमत होगी, जिसके जिन्होंने उस वक्त कर्जे साइन किए थे। जो CPEC के कर्जे थे जो कि PMLN के दौर के मेजर कर्जे थे, वो तो भी जाके 2034 में मैच्योर होंगे। तो जो 2034 की गवर्नमेंट होगी वो उनको पे कर रही होगी। आपका इस साल का टोटल रेवेन्यू देखिए ना, फेडरल गवर्नमेंट के पास टोटल रेवेन्यू इस वक्त आया था 4.8 ट्रिलियन रुपीस, और जिसमें से सूद और सूद की अदायगी पे 3 ट्रिलियन रुपीस देने हैं। तो जब 75% फेडरल रेवेन्यू का 1 जुलाई को आपको पता है कि आपको कर्जों की अदायगी में देना है, तो आप मजीद कर्जे लेते जाएंगे। ये जरूर किया जा सकता है इस वक्त की, अगर आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त इसमें सारे प्रोसेस में अवाम के लिए क्या है। इन्फ्लेशन, मेरा नहीं ख्याल कि इन्फ्लेशन में कमी आएगी, कम से कम अगले 6 महीने में इन्फ्लेशन में कमी आते हुए नहीं देख रहा हूँ। सिर्फ ये रिलीफ मिल जाएगा कि अगर पेट्रोलियम की कीमतें जैसा कि वो गिर रही हैं, $84 से 1 महीने के अंदर वो $69 पर बैरल पे आ गई, अगर इसी तरह से रहा तो शायद हुकूमत ने जो IMF के साथ इस वक्त डील करके जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स लगाना है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अवाम पे ना आए, लेकिन ये इससे ज्यादा रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। इस वक्त हुकूमत जो कर सकती है वो ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर, ये बड़ी डराने वाली बातें आप कर रहे हैं, बहुत खौफनाक बातें। अगले 6 महीने भी आपको रिलीफ नजर नहीं आ रहा, तो पीछे टाइम की रह जाना है, फिर पीछे तो बाकी 6 महीने रह जाने गवर्नमेंट के पास जो कर्ज। जी गरीदा, इसमें जो हो सकता है वो ये है कि अब हुकूमत जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाए, स्पेशली लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स, उनके लिए टारगेटेड सब्सिडीज, उनके लिए कैश ग्रांट्स, ये चीजें जो है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये सब करेगा कौन? यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आबिद कयूम साहब की जो कर्ज वाली बात है, अमीर अब्बास साहब उससे एग्री नहीं कर रहे थे। जनाब शोएब साहब से भी सवालों के जवाब लेंगे और अवैस तौहीद साहब से भी। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अमीर अब्बास साहब, आप एग्री नहीं कर रहे थे आबिद कयूम साहब की बात से कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कर्ज सबसे ज्यादा बताया जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, आबिद कयूम साहब कहते हैं कि वो भी पिछली हुकूमतों की वजह से। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक, लेकिन मैं इस जवाब से इत्तेफाक नहीं करता कि ये हुकूमत अगर कर्ज पर कर्ज लिए जाए, ये हुकूमत अगर हमें गिरवी रखवा दे हमारी आने वाली नस्लों को भी, और जवाब ये दे कि चूंकि माजी में फलां ने कर्ज लिया था, फलां ने कर्ज लिया था, फलां ने गंद मारा था। हमें तो इमरान खान साहब कहा करते थे कि अब अबाबीलों की तरह हम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। ये नुसरत हो रही है इस कौम की, ये तो अबाबील बन के आ रहे थे ना हमारे लिए। इन्होंने तो हमें ये नहीं कहा था कि ये कर्ज लेकर चुकाएंगे, ये आईएमएफ को आईएमएफ से मारेंगे। इन्होंने तो ये नहीं कहा था कि आईएमएफ को आईएमएफ से काटेंगे, कर्ज को कर्ज से काटेंगे। इन्होंने तो कहा था कि भाई ये सब चैप्टर क्लोज, बंद। जो कुछ माजी में बिल्कुल गलत हुआ माजी में, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रिफॉर्म का यही तो तब्दीली थी। एग्जैक्टली सवाल ये था। बात ये है कि जब मैं ज्यादा माजी बईद में नहीं जाता, मैं माजी करीब में रहता हूं। जब परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा मुझे सख्त फैसले करने हैं। जब 2008 में पीपल्स पार्टी आई, उन्होंने कहा कि जी परवेज मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क कर दिया, लिहाजा हमें सख्त फैसले करने हैं। 2013 में पीएमएल आई, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, हमें सख्त फैसले करने हैं। 2018 में ये इन्होंने कहा इन्होंने सबने बेड़ा गर्क कर दिया, मुझे सख्त। भाई मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक टैक्स पेयर, एक लॉयल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर पूछता हूं, मेरा क्या कसूर है? और अगले 2 साल बाद 2023 में जब इलेक्शन आएंगे, जो भी आएगा वो इनके ऊपर डाल रहा होगा। तो ये जो एक साइकिल चलता रहेगा, विशियस साइकिल है। आखिर इसको कौन, ये शैकल्स हमारे कौन तोड़ेगा? सवाल तो ये है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अवैस तौहीद साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करें, मैं जरूर चाहती हूं आप इस पे कमेंट करें। और क्या इन शैकल्स को, एक सवाल भी साथ ले लें, क्या इन शैकल्स को, क्या अवाम की तर्जुमानी, क्योंकि आबिद कयूम साहब भी कह रहे हैं बिल्कुल रियलिस्टिक होके, बेशक खौफनाक लगती है बात कि अगले 6 महीने भी कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या कम से कम अपोजिशन जो 6 दिसंबर को एक बार फिर बैठ रही है, वो कम से कम अवाम की नुमाइंदगी करेगी? अवैस तौहीद साहब। करीदा देखिए, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में ये तो शुरू से ही हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं हुई, रिएक्शनरी पॉलिसीज बनाई गई। एक रियासत की जो पॉलिसी होती है उसको अगली हुकूमत आके तब्दील करती रही, फिर वो वादे करती रही, तो एक कंसिस्टेंसी भी नहीं रही हमारी पॉलिसीज में। अब आते हैं कि अब मसला क्या है। मसला देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत का मसला माजी के साथ तो जुड़ा हुआ है और कोरोना की सूरत हाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। जो ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक हुई है वो मुझे और आपको अच्छी तरह अंदाजा है। हर सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपकी हुकूमत के किसी एक्ट से हमें ये लगे कि आप बुनियादी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, लोकल बॉडीज हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, पॉलिटिकल टेम्परेचर हो, माशी जो एक इस्तेहकाम होता है वो एक सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा होता है। और फिर जब आपकी और इस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है कि आप जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं और सेंट्रल एशिया के अंदर मार्केट देख रहे हैं, तो ग्राउंड पर क्या इन वर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली हमें होती नजर आ रही है? कहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स हैं? गवादर में क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त? सीपैक से हमें क्या समरात मिल रहे हैं? ये हर चीज सीक्रेसी पे क्यों है? एहसान इकबाल से मर गए हम पूछते पूछते कि यार आप ये बता दें आपने चाइना से कितना लोन लिया है और कितना आप अदा करेंगे? आए बाय शाये, आए बाय शाये। अब इनसे पूछे IMF का, तो वो भी शराइत नहीं बताते। भाई शौकत तरीन साहब आए, अवाम को बताएं कि भाई ये शराइत हमारी हुई है। ये तो नहीं हो सकता कि जी तालिबान के फॉल से हमारी पॉलिसी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो धड़ाम से गिर जाए। भाई आपको तो अमेरिका के साथ विंडो रखनी है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि चाइना के साथ डिस्टेंसिंग आप करें, वो आप नहीं कर सकते, हमारा ट्रस्टेड अलाय है बीजिंग, लेकिन आप एक बैलेंस तो कर सकते हैं ना। आप इतने बड़े बड़े बयान दे दिए अपने अमेरिका मुखालिफ, वो बयान दीजिए जिसको आप सह सके बाद में जाके। आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट, आपने कहा कि ये जो है हम अमेरिका हम पे प्रेशर दे रहा है कि हम चाइना के साथ हो जाए। ये आपका काम नहीं है। नीचे के मुजरा दे, मुशिरान दे, या तो आप ये अवाम को बता दें कि अमेरिका के साथ आपके मसाइल नहीं सही हो सकते, लेकिन आपको रखना भी है, अवाम से एहतजाज भी कराने हैं, ड्रोन के खिलाफ भी एहतजाज कराने हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी लेनी है। भाई आज के दौर के अंदर ये बात तय है, गरीदा आखिरी 2 जुमले,
ये बात तय है कि सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट जो हमारे रियासती इदारे जो हमारी हुकूमत है वो टीएलपी के भी मुआहदे के बताए खुदोखाल, वो टीटीपी के साथ मुआहदे के भी बताए, वो हर चीज अवाम को जितनी चीज बतानी चाहिए वो तो बताए। ये तो नहीं हो सकता कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए उठ जाए कि जी सवाल जवाब यहाँ पे बनाए। सवाल जवाब बनाए तो फिर आगे का काम कैसे चलेगा? ठीक, अब ये आप कह दें मुझे हर रोज शाम को आके ये कह दें, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को माजी की मुश्किलात है, लेकिन अगर हर रोज आके ये कह दें कि जी मामला ठीक है तो क्या मैं और आप ये बात मान लेंगे? और अवैस तौहीद साहब आप अपनी इस्लाहात बताइए। आपके सेंस ऑफ रिलीफ के लिए, आपके इल्म में इजाफे के लिए, जैसे आप फरमा रहे थे कि अगले 1.5 साल भी 2 साल भी क्या करप्शन के बयानिए पे चलेंगे, तो आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इजलास अपना चेयर किया है उसमें अपने लोगों को उन्होंने यही हिदायत की हैं कि पिछली हुकूमतों के करप्शन के केसेस को मजीद उजागर किया जाए। वो उजागर अभी नहीं हो रहा है, इमरान खान साहब ये समझते हैं। तो बहरहाल जनाब अमजद शुएब साहब, सर सुनने में यह आता है कि इदारों की तरफ से भी, या खुल के नाम ले लिया जाए, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी गलती का कोई एहसास हो गया है, या गलतियों का एहसास हो गया है, खामियों का एहसास भी हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को रिवाइज कर लेना है, एक चीज़। दूसरा, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के साथ अगले 1.5-2 साल सर्वाइव कर जाएगी ये गवर्नमेंट? इलेक्शन कमीशन के साथ अलग एक झगड़ा जो है वो मोल ले लिया। पहले मैं ये पहले सवाल का जवाब दे दूं, एस्टैब्लिशमेंट के वास्ता नहीं। दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सर्वाइव करेगी? दूसरी पार्टियों में क्या दस्तू बैठे हुए हैं, हमें इस हाल तक पहुंचाने में उन्होंने अपना बराबर हिस्सा डाला हुआ। ये कहना कि वो जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार है अपनी गर्दन तक। बर्बादी फेरने वाले वो हैं। मैं आपको वादे करता हूँ, जब हिसाबदार कर्जे ले रहा था तो IMF आपको डेट ट्रैप में घसीट रहा था। जो वेवर आपको मिलते थे इसलिए नहीं मिल रहे थे कि आप बड़े प्यारे लग रहे हैं उनको, कि आप बगलू हैं गुगलू हैं, ऐसे नहीं था। वो सारा कहानी ये थी कि आपको डेट ट्रैप में उन्होंने लेके आना था ताकि आप इस पोजीशन पे पहुंचे जब आप उतार ना सकें। और आपने कौन सा अच्छा काम किया था उस वक्त में कि आपको जनाब वो कर्जे देने शुरू कर देते, खुली छुट्टी दे देते। खुली छुट्टी इसीलिए दी हुई थी आपको, और ये आंखें बंद करके कर्जे पे कर्जा लेते जाओ। उस वक्त भी लोग बावेला कर रहे थे कि आपकी रेशो जो है डेट और उसकी GDP की वो 70% के ऊपर पहुंच गई है, तो हिसाबदार के ऊपर जूं नहीं रहेंगी उस वक्त। तो उधर कौन से रस्तू बैठे हैं जो आके हमें निकाल देंगे? वो जो नेगेटिव रोल प्ले कर रही है ऑपोजिशन, आप उससे तवक्को लगा रहे हैं। उनके अंदर रत्ती भर भी मुल्क का एहसास नहीं है। अगर इतना सा भी एहसास होता है बेशर्मों में, तो आके यहाँ बैठ के इनके साथ मिलकर बात करते। ये किसी एक पार्टी का दुख नहीं है, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इस मसले को हल नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं। तो सर फिर कौन हल करेगा? सर इस मसले को कौन हल करेगा? सारे इनको मिलकर करना चाहिए जो हुकूमतों के दावेदार हैं, जो कहते हैं जी हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। उनको चाहिए आज मिलकर बैठ के मुल्क का मसला हल करें। यहाँ आपको कई सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सर ऑपोजिशन ताजरों से टैक्स, एक सेकेंड, आप ताजरों से टैक्स वसूल करने लगेंगे, वो थालियां बजाते सड़क पे आएंगे, ऑपोजिशन उनके साथ खड़ी हो जाती है। इस तरह मसला हल होगा। ये ऑपोजिशन जो आज है आपके पास है, इससे बड़ी बदकिस्मती मुल्क की है ही कोई नहीं, जिन्होंने पूरे 3-4 सालों में एक ही राग रापा है, सिलेक्टेड कोई कौमी काम नहीं किया था। अगर कोई कौमी काम करेंगे तो मुल्क का मसला हल होगा, ये हुकूमत चली जाएगी, मुल्क तो वहीं रहेगा ना, रोते धोते आप रहेंगे, हम रहेंगे। सर वो कौन सा ऐसा कौमी काम करना चाहिए कि हुकूमत चली जाए? सर कौन से कौमी काम की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? सुनाएंगे अगले आके 5 साल आपको यही राग सुनाएंगे कि इमरान खान तबाह कर गया। ये राग हम सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो मुल्क इस जगह में जा रहा है, सब जिम्मेदार है, उन्होंने हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है, और हिसाबदार इस साल तक पहुंचाने वाला है हमें। यानी कि आप भी आबिद कयूम साहब की बात से एग्री करते हैं कि जितने कर्जे पिछली हुकूमत ने ली? मैं सिर्फ डिसएग्री करता हूं एक चीज पे कि इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी वर्कआउट नहीं की, इन्होंने कोई प्लान नहीं हमें दी कि हमने कर्जे किस तरह उतारने हैं। इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लगे कि आप आमदनी और खर्चे का कोई गैप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले नारे लगाए कि जनाब हमने वो करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया, आज फिर बन रहा है वो। तो वो मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं कि इन्होंने भी उतना ही इकोनॉमी को मिस हैंडल किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे हमें आके तो कोई बहुत कुछ हमारे हक में कर गए। वो कर्जे ले रहे थे, पहले फर्स्ट फिगर हिसाबदार जाली फिगर फीड करता रहा उनको IMF को। जब पकड़े गए
फिर वेवर मांगने शुरू कर दिए। आपको पता है सारा कुछ जो कुछ होता रहा वहां पे। ठीक है, ठीक है। आज बैठ के इंग्लैंड में वो जो मर्जी कहानियां सुनाता रहे, आई नो एवरीथिंग, हमें पता है क्या करके गए हमारे साथ। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को जनाब शोएब साहब ने बड़ी खूबसूरती से साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अवैस तौहीद साहब से मैंने सवाल किया तो अपोजिशन का किरदार, उस पर वापस दोबारा जरूर आएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आबिद कयूम सुलैरी साहब, सर आपने इससे पहले बड़ी खौफनाक बातें, रियलिस्टिक बातें आपने की हैं, लेकिन सर वो आवाम के लिए कोई रिलीफ की बातें नहीं। अगर आवाम को अगले 6 महीने भी रिलीफ नहीं मिलना तो कोई ना कोई उसका सियासी बर्डन तो आएगा ना। फिर सुलैरी साहब, वो सियासी बर्डन फिर कौन उठाएगा? और अभी से बर्डन जो मिनी बजट का आ रहा है सर, वो कौन उठाएगा फिर? देखिए, मैंने जो बात की थी, मैंने इन्फ्लेशन में रिलीफ की बात की है, आवाम के लिए रिलीफ की बात नहीं की थी। इन्फ्लेशन को मैं कम होते हुए नहीं देख रहा हूँ अगले 6 महीने। इन्फ्लेशन आवाम के पास ही जाएगी ना, खवास के पास तो नहीं जाएगी। लेकिन उसके लिए फिर हुकूमत को कुछ करना पड़ेगा, और हुकूमत को जो कर पाएगी वो है टारगेटेड सब्सिडीज। इस वक्त आपको IMF अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज आहिस्ता आहिस्ता देने से मना करेगी। शायद ये हुकूमत उसको रेजिस्ट कर जाए, लेकिन आई कैन टेल यू कि जो अगला IMF का प्रोग्राम होगा, PTI की हुकूमत हो या कोई भी पार्टी हुकूमत में होगी, जो भी पार्टी अगला इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएगी, उसको उस पे प्रोग्राम में क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत इनएफिशिएंट सब्सिडी है। इस वक्त मुझे और आपको पेट्रोल उसी कीमत में मिलता है जितना हमारे घर में काम करने वाले एक डोमेस्टिक केयर हेल्पर को मिलता है। और अगर हम अपनी और उनकी आमदनी का तकाबला करें तो ये जो क्रॉस द बोर्ड सब्सिडी है ये बहुत रिग्रेसिव है। इसमें टारगेटेड बेनिफिशरीज की तरफ जाना पड़ेगा और यह हुकूमत उसको शुरू कर देगी। NSCR का डाटा जो है, सास प्रोग्राम का, बेनिजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, वो आपके पास मौजूद है। उस डाटा की मदद से, FBR के डाटा की मदद से, नादरा के डाटा की मदद से। लेकिन सुलैरी साहब, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, एक क्विक सवाल, क्या महंगाई का परमानेंट सॉल्यूशन ये टारगेटेड सब्सिडीज हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड? महंगाई गरीदा, इस वक्त हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है PTI हुकूमत के साथ वही हुआ जो कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ हुआ था। पीपल्स पार्टी के हुकूमत के सालों में से अगर आप फ्लड ईयर्स निकाल दें और फ्लड के इम्पैक्ट्स को निकाल दें, जो कि हमें दो बड़े फ्लड्स उनको दरपेश थे, तो शायद उनके पास ना इतना टाइम था। पीपल्स पार्टी को जितना मर्जी उसकी परफॉर्मेंस को बुरा कह ले, लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि वो जो सारे ग्राफ देख रहे होते हैं उसमें 2 बड़े उनको जाइंटिक फ्लड्स जो होते उनका सामना करना पड़ा। इसी तरह से इस हुकूमत का पहला साल आप मान लें कि इन्होंने सीखने पे लगा दिया। IMF के पास चले जाना चाहिए था, नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ, 30 जून को IMF के पास गए और 1 दिसंबर से आपके जो कोविड था वो आना शुरू हो गया। पिछले 2 साल से आप कोविड में बैठे हैं। सर मार्च में आया, सर पाकिस्तान में मार्च में आया कोविड। आपका जो था, चला आप मार्च लगा लीजिए, लेकिन क्या आपको वो टाइम मिला कि आपने IMF के साथ जो रिफॉर्म्स करनी थी वो आप कर पाते? जाहिर है कोविड में आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते थे। क्या आपको वो टाइम मिला कि आपने वो जो सख्त फैसले लेने थे, क्या वो पेंडेमिक में लिए जा सकते थे? जाहिर है क्या वो नहीं ले सकते थे। और अभी तक आप, अल्लाह करे कि ये ओमिक्रॉन जो है ये पाकिस्तान में खैरियत से गुजर जाए, जैसे कि पहले वेरिएंट्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उन्होंने कैटास्ट्रॉफी नहीं फैलाई। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें जब किसी भी हुकूमत की प्रोग्रेस को देखना होता है तो हमें उसको एक हॉलिस्टिक पिक्चर में देखना चाहिए। सिर्फ एक डायमेंशन पकड़ के शायद हम उस पर बात नहीं कर पाएंगे। और इस वक्त ये हकीकत है कि ना सिर्फ PTI की गवर्नमेंट बल्कि सारी गवर्नमेंट्स दुनिया में, आप कहीं भी उठा के देख ले, सभी इसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। देखना यह है कि आप अपने रिसोर्सेज के मुताबिक किस हद तक लोगों को कुशन प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है सुलैरी साहब, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ये अच्छे पॉइंटर्स हैं, लेकिन ये एक मखसूस तबके को तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम सबको समझ तो आ सकते हैं, लेकिन जब एक रेडी वाले के पास आप जाएंगे, जब एक गरीब के पास आप जाएंगे, एक मिडिल क्लास वाले के पास, अमीर अब्बास साहब जब आप जाएंगे, तो वो कोई डायमेंशन नहीं देखेगा। वो कहेगा मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, मैं स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा, मैं दवाइयाँ नहीं ले पा रहा, बहुत से उसके मसाइल होते हैं। और फिर वोट लेने की और देने की तो एक ही डायमेंशन होती है कि आपने आवाम के लिए काम कितना किया। लेकिन इस वक्त जितनी हम बातें कर रहे हैं, मुझे उस पर ऑन अ लाइटर नोट कि शायद खान साहब जब भी डिलीवर करना चाहते हैं वायरस का एक नया वेरिएंट आ जाता है। ये प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ अमीर अब्बास साहब। सही, ये भी अच्छा है वैसे कि जब भी डिलीवर करना चाहते हैं तो पीडीएम का भी प्रेशर होता है, उधर से कोविड का पीडीएम का एक नया वेरिएंट आ जाता है, एक नई स्टेज स्टार्ट हो जाती है। पीडीएम कुछ कर पाएगी इस दफा 6 दिसंबर को मिल रही है। मैं समझता हूँ कि कोविड ऑल्दो एक जेन्युइन रीजन है और पूरी दुनिया में है, लेकिन
कहा जाता है गरीदा कि हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। जब तारीख लिखी जा रही होती है तो वो या आपको कामयाब लिखती है या आपको नाकाम लिखती है। तो आपके बहाने, जवाब, वो जितने जेन्युइन हो, तारीख उसको याद नहीं करती है। आज सवा तीन साल हो गए। इन 3.25 साल को देखते हुए ठीक राइट डाउन द लेन 5 साल पे तारीख इमरान खान साहब को एक कामयाब, हर दिल अजीज हुक्मरान के तौर पे लिखेगी या नाकाम हुक्मरान के तौर पर लिखेगी? ये नविश्ता दीवार है, नजर आ रहा है। या सब्जेक्ट टू कोरोना वायरस वेरिएंट्स। देखिए ना, इसी कोरोना वायरस वेरिएंट के अंदर दुनिया ने, हम चले उनको कंपेयर ही नहीं करते, वो ताकतवर ममालिक हैं, उनकी मईशत, उनकी सियासत सब कुछ मजबूत है। लेकिन इसी दौरान बांग्लादेश ने भी तो काफी प्रोग्रेस की। अच्छा, आप एक तरफ रख दें मईशत को एक लम्हे के लिए, हम इमरान खान साहब को सारा कहा सुना माफ करते हैं, हम महंगाई भी बर्दाश्त कर लेंगे, हम IMF भी बर्दाश्त कर लेते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हैं। मुझे ये बताएं इमरान खान साहब कि ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे, जिनके नाम पर ये हमसे वोट लेकर आए, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी इनको, उसके लिए IMF का लोन चाहिए था। ये जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए इन्होंने सवा तीन साल के अंदर, ये IMF ने इनकी गर्दन पर नाखून रखा हुआ था। इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए थी। ये जो कहते थे कि मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा, कोट एंड कोट इमरान खान साहब के अल्फाज थे पहले डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कि मैं ऐसा अदालती निजाम लेकर आऊंगा कि जिसमें 1 साल में अदालतों से मुकदमात होंगी। हम इस्लामाबाद में बैठे हैं इस वक्त सारे, बाकी आपके दोनों मेहमान भी, यहां से आप इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट में आप कल की तारीख में केस दाखिल करें, 1.5 साल से पहले केस आपका सिविल कोर्ट से नहीं निकलेगा। इसमें IMF ने आपको रोका हुआ था, इसमें वर्ल्ड बैंक ने आपको रोका हुआ था। आपने कहा मैं सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा, वो जो कॉलोनियल दौर का सिविल सर्विसेज का निजाम है उसको खत्म करेंगे। क्या आपको IMF ने रोका, वर्ल्ड बैंक ने रोका? आपने कहा ये कुछ सब कुछ छोड़ दें, या गवर्नर हाउस से आपका गवर्नर बाहर नहीं निकल सकता, ये आपको IMF ने रोका। अब क्यों हम ये एक प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बड़े सिंसियर हैं, बड़े अच्छे हैं? नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज कर चुके हुए। वो ही यूज्ड टू बी एंटी इंपीरियलिस्ट, अब वो प्रो इंपीरियलिस्ट हो चुके हुए। ही यूज्ड टू बी एंटी स्टेटस को, अब उनके मुंह को इक्तदार का खून लग चुका हुआ है, हर उस हुक्मरान की तरह जो माजी में आता रहा। अब वो प्रो स्टेटस को हो चुके हुए, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वह स्टेटस को से, और जो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है फिर वो इसी तरह से उसका अंजाम होता है जो आज उनका हो रहा है। तो इस सब में फिर अवैस तौहीद साहब तब्दीली कहां है फिर? या हम कोई तवक्को कर सकते हैं, कोई उम्मीद रख सकते हैं कि ऑपोजिशन जो तहरीक चलाएगी, अगर एंड दैट्स अ बिग इफ, उसके नतीजे में कोई तब्दीली आ सकती है, कोई निजाम की कम अज कम, बिकॉज ऑपोजिशन भी अब यही निजाम की तब्दीली का एक नया राग अलाप रही है। गरीदा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने तब्दीली लानी है इस रियासत में, इस मुल्क के अंदर, तो बुनियादी तब्दीलियां लानी है और बुनियादी इस्लाहात लानी है। और वो जब तक कंसेंसस नहीं होगा, जब तक एक आप जमहूरी इक़्तिदार परवान नहीं चढ़ेगा जमहूरी कुव्वतों में या सियासी कुव्वतों में, ये कैसा एक आयरनी है गरीदा कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब का ही फैसला आखिरी होगा, वही टिकट पे अपनी मोहर सब्त करेंगे। ये कैसी ज्यादती की बात है कि बिलावल और जरदारी साहब ही आखिरी फैसला करेंगे। ये कैसी आयरनी है कि अगर PTI के लोग भी ये कहें कि जी इमरान खान साहब का जो भी हर्फ है वो हर्फ आखिर है। ये नहीं होना चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि निजाम के अंदर जब तक तब्दीली नहीं आएगी, जब तक आप ये तो बड़ी आसानी से कह सकते हैं गरीदा कि हमने पार्लिमानी निजाम, ये जमहूरी निजाम को तो कबूल कर लिया, लेकिन जमहूरी इक़्तिदार को कबूल नहीं किया। काबिले यानी कि बर्दाश्त का मादा नहीं है। और जब तक बर्दाश्त का मादा नहीं होगा, तनकीद सुनने का मादा नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ ना बुनियादी इस्लाहात होंगी, ना ये सियासी टेम्परेचर नीचे आएगा। आस पास दरबारी रहेंगे बादशाह के, और जब बादशाह के कान में दरबारी की नसीहतें पड़ेंगी तो फिर निजाम के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ। अवैस तौहीद साहब, टाइम सॉरी खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, जनरल साहब आती हूँ आपकी तरफ। निजाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियां लाजमी है। जनरल साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज, फिर वाइंड अप। अमीर अब्बास ने जितनी बातें की हैं मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। किसी वादा पे कोई वादे पे अमल नहीं हुआ, लेकिन मैं कसूरवार अमीर अब्बास को समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम क्यों यकीन करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, यार 3 इलेक्शन लड़े मिल गया आपको, या हमने कहा था कि जनाब आपको एशियन टाइगर बना देंगे, बन गए। जब आपके डॉलर भी लुट गए सब,
हमें यकीन नहीं करना चाहिए। ये Okay. बातें सुनो इस कान से, दूसरे से निकाल दो। सब झूठे वादे हैं, कोई पूरा नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुएब साहब, अमीर अब्बास साहब, अवैस तौहीद साहब और आबिद कयूम सुलहरी साहब आपके ज़बरदस्त एनालिसिस के लिए और सिचुएशन की प्रेडिक्टमेंट के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू कमिंग वीक इंशाल्लाह ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।